नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करेंगे फिर से। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था, यहाँ से करें यहाँ से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच किसके बीच में है? तो ये है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल देखो, एक होती है 8 डिग्री चैनल, एक होती है 9 डिग्री चैनल, और एक होती है 10 डिग्री चैनल। इसको समझते हैं। 8 डिग्री चैनल क्या है? सबसे पहले 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल है अंडमान अंडमान वर्सेस निकोबार के बीच में। निकोबार निकोबार इसके बीच में है, अंडमान वर्सेस निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसके हैं? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। मतलब 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक है, कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, मिनिकॉय के बीच में। और 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। ठीक है, ये है। ठीक है, और है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो दिया हुआ है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल चैनल जो है, ग्रेट चैनल जो है वो है सुमात्रा, जिसको इंडोनेशिया बोलते हैं। इंडोनेशिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया एवं निकोबार के बीच में है। निकोबार के मध्य में। निकोबार के मध्य में। ठीक है, निकोबार के मध्य में। ठीक है, कोको स्ट्रीट, ग्रेट चैनल। फिर है पाक स्ट्रेट। पाक 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 स्टेट स्टेट जो है, पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट किसके बीच में है? तमिलनाडु वर्सेस श्रीलंका के बीच में। तमिलनाडु वर्सेस श्रीलंका के बीच में है। फिर है कोको 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 स्टेट। कोको स्टेट जो है, कोको स्टेट किसके बीच में है? ये है कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार वर्सेस उत्तरी अंडमान के मध्य में है। उत्तरी अंडमान के
मध्य में है, ठीक है। फिर हो गया पाक खाड़ी, पाक खाड़ी, पाक खाड़ी, पाक खाड़ी किसके बीच में है? पाक खाड़ी है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य में, श्रीलंका के मध्य में, ठीक है, ये है। फिर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, खाड़ी है तमिलनाडु, तमिलनाडु, नाडु और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक देखो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप, हाँ मालदीव और मिनिकॉय 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान निकोबार मतलब छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ग्रेट चैनल जो है तो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है ग्रेट चैनल। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। कोको स्टेट, कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य में है, उत्तरी अंडमान, ध्यान रखना उत्तरी अंडमान। फिर पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। फिर से 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार। ग्रेट चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, और पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। फिर कोको, कोको स्टेट, कोको स्टेट, कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार और ये उत्तरी अंडमान के बीच में। फिर पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। यहाँ तक क्लियर? ये सब हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोगट हिल कहा जाता है? ये जोगट हिल कहा जाता है गिनार पर्वत को। हटा लेते हैं। देखो ये तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? किसको कहा जाता है? तो जोगट हिल को कहा जाता है गिनार पर्वत, गिनार पर्वत, गिनार पर्वत, सॉरी गिनार नहीं, बिंद, बिंद पर्वत का रहा है इसमें, लेकिन रियल में गिनार पर्वत होना चाहिए, ठीक है, गिनार पर्वत होना चाहिए। बिंद पर्वत को गुजरात में जोगट हिल कहते हैं। बिंद श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का है। यह पश्चिमी से पूर्व की ओर मानेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। लाल पथुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित संरचना धात्विक खनिजों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण भंडारों के दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत गंगा नदी के अफवाह क्षेत्र के प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह क्षेत्र से अलग करती है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा विंध्यन पर्वत दे रहा, लेकिन आंसर गिनार होना चाहिए। कह सतलज नदी किस किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो ये करती है सिरकिल्ला दर्रा, सिरकिल्ला दर्रा। देखो सबसे पहले हम सिंधु नदी के पूरा नदी समझते हैं, फिर सतलज पे आएंगे, फिर दर्रा पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझते हैं सिंधु नदी, पूरा सिंधु नदी का डिटेल। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी,
देखो सिंधु नदी जो है ये सिंधु नदी एशिया के सबसे लंबी नदियों में एक है, ठीक है। यह भारत प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसी नदी में भारत का नाम इंडिया हिंदुस्तान पड़ा, इसी नदी से इसी नदी से, समझ लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नदी से भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। तो इसका उद्गम स्थान होती है तिब्बत से, तिब्बत से इसका उद्गम होता है, तिब्बत से। तिब्बत से, तिब्बत कहाँ पे है? चीन में है, सबको पता है चीन में है, चीन में है। तिब्बत के कहाँ से? मानसरोवर, मान 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 सरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर झील से, झील से, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से के पास में एक जगह है जिसका नाम है सिंगे खबाब, सिंगे खबाब, खबाब, सिंगे खबाब, खबाब, ठीक है। ये सिंधु के मार्ग 3 देश से निकलता है। सबसे पहले ये निकलती है, सबसे पहले चीन में भी जाता है, चीन, भारत, और उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जाता है, ठीक है, पाकिस्तान। चीन, सिंधु नदी तिब्बत में है, चीन में, तिब्बत की चीन के मानसरोवर झील के पास से सिंगे खबाब से निकलता है। ये चीन से, भारत से, फिर पाकिस्तान में जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। तिब्बत में ये नदी, तिब्बत में कहां से निकलता है? तिब्बत में, तिब्बत में निकलता है, ये तिब्बत में निकलता है मानसरोवर झील से, मानसरोवर, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास निकलती है और पश्चिम दिशा में बहती है। सबसे बड़ी बात है कि ये पश्चिम 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 दिशा में, पश्चिम दिशा में बहता है, पश्चिम दिशा में बहता है, पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। फिर भारत में, भारत में देखो, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये जम्मू, जम्मू, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, यह नदी भारत में डेमचुक लद्दाख में प्रवेश करती है। मतलब डेमचुक, एक डेमचुक नदी है, डेमचुक, डेमचुक कहाँ पे है? ये है लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख और गिलगिट बल्टिस्तान से होकर गुजरती है और प्रमुख सहायक नदियां यही से आके मिलती है, ठीक है। सिंधु नदी पाकिस्तान में सुदूर गिलगिट, अटाक, मिशन कोट से निकलती है। इसकी सहायक नदियां देखो कौन कौन सा है। सहायक नदियां जो है देखो, सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील के पास सिक्के खवाब से निकलती है। ये चीन से, भारत से और पाकिस्तान से होकर बहती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में। ये भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख, डेमचुक लद्दाख में मिलती है। इसका सहायक नदियां जो है वो है झेलम, 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 झेलम है, चिनाब है, चिनाब है, चिनाब है, फिर है रावी, रावी, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ब्यास, ब्यास और सतलज, सतलज, ये नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, सतलज है। ये अब अंत में अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। ये नदियां, ये सिंधु नदियां अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये जो नदियां हैं बाएं किनारे से, बाएं किनारे से ये मिलती है। ये सब नदियां बाएं किनारे से मिलती है, बाएं से, बाएं से, ये सारे बाएं, बाएं किनारे से मिलती है, बाएं किनारे से ये नदियां मिलती है, ठीक है। ये सभी पंजाब क्षेत्र से आती है, 5 रिवर ऑफ पंजाब, ये सब पंजाब से आती है, पंजाब से, पंजाब से, ठीक है, पंजाब से आती है, पंजाब से आती है।
और दाएं से भी इसका नदियां मिलती है जो हिमालय से निकलती है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसका जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ये इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इसमें देखो सबसे जो 5 नदियां हैं ना, इसके बारे में हम लोग समझते हैं एक एक। देखो सबसे पहले झेलम। झेलम का झेलम जो है, झेलम झेलम का उद्गम स्थान पता है कहाँ है? बेरीनाग, 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 बेरीनाग झील से। बेरीनाग, बेरीनाग जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से निकलता है, पीर पंजाल पर्वत से रेली से निकलता है। कहाँ से? पीर पंजाल, पीर पंजाल, 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 पंजाल से निकलती है। ठीक है, पीर पंजाल से निकलती है, श्रीनगर के पास डल झील में जाके मिल जाती है। यहाँ पे एक मंगला बांध पाकिस्तान में मिलते, आगे चलकर ये चिनाब में मिल जाते हैं। चिनाब का तो चिनाब जो है ना, यही इसी में चंद्र और भागा नदी, चंद्र और भागा नदियों में संगम मिलती है, और ये हिमालय के लाहौल स्पीति क्षेत्र से निकलती है, इसीलिए इसको चंद्र भागा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, आगे चलकर ये झेलम, रावी, ब्यास, सतलज से मिल जाती है। फिर रावी का उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के धौलाधर पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, धौलाधर पर्वत श्रेणी से। और ब्यास का, ब्यास देखो, ये जो ब्यास देख रहे हो ना, वो रोहतांग दर्रा से निकलता है, रोहतांग दर्रा के पास निकलती है। ठीक है, दोहरा। और सतलज का है तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के पास। लेकिन ये क्या करती है, ये इससे पास होकर निकलती है, क्या बोलते हैं, सिरकिल्ला दर्रा से होके चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरकिल्ला दर्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखो दर्रा। तो दर्रा की अगर मैं बात करूं, यहाँ तक क्लियर? मैं हटा देता हूं। इसको कैसे हटाया जाए? यहाँ तक क्लियर? अब देखो दर्रा। दर्रा में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे दर्रे हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। देखो ये जो जोजिला दर्रा देख रहे हो, जोजिला दर्रा, ये जोजिला दर्रा पता है, ये श्रीनगर को, श्रीनगर को कहाँ से जोड़ती है? श्रीनगर को, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, ये लेह से ये जोड़ती है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। बुर्जिल्ला दर्रा, बुर्जिल्ला, बुर्जिल्ला दर्रा देखते हो, बुर्जिल्ला, बुर्जिल्ला दर्रा जो है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। बुर्जिल्ला। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। सिरकिल्ला दर्रा उत्तराखंड के दर्रा,
सिक्किम, तो वो सिक्किम में दो दर्रा, एक नथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है सेलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा और डिफू दर्रा। ठीक है, फिर पश्चिमी घाट और घाट के बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे किस किस प्रकार की वनस्पति ऐसी जड़ होती, देखो दर्रे के बाद पढ़ लेते हैं, दर्रे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पे हट नहीं रहा है। आगे चलते हैं। किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार की वनस्पति किस प्रकार की वनस्पति ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होती है। ये होती है ज्वारीय 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 वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति, क्योंकि जो मैंग्रोव वाले होते हैं ना, मैंग्रोव और ज्वारीय वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिसका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। इस प्रकार की वनस्पति समुद्री तट और निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है। भारत में ज्वारीय जो वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार और कच्छ में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में मैंग्रोव, सुंदरी, कंजूरिना, केवड़ा नदी प्रमुख है। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों पौधे में बहुलता के कारण ही डेल्टाई क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ज्वारीय वनों के कच्छ वनस्पति, अनूप वन, बेलाचली वन और मैग्रोव भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ट्रांसीय युग कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है माकुम। माकुम, माकुम क्षेत्र जो है ना, माकुम क्षेत्र, माकुम 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 क्षेत्र जो है, माकुम क्षेत्र जो है वो टर्सरी युगीन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन, किसके लिए? टर्सरी, टर्सरी युगीन कोयले के लिए, टर्सरी टर्सरी युगीन कोयले के लिए, कोयला के लिए। ठीक है, कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है। ये टर्सरियन कोयला का क्षेत्र पता है, उत्तर पूर्वी जो भी राज्य है जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, इसके अतिरिक्त जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल के भी ट्रांसजेंड कोयला में मौजूद है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है, यहाँ ब्यूटिमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में किसकी स्थापना इटली के सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया था माल्को का, माल्को 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 की, माल्को जो है इसकी सहायता ये 1965 में किया गया था। 1965 में किसकी सहायता से? इटली की सहायता से हुआ था, इटली की सहायता से। तो माल्को की स्थापना वर्ष 1965 रहा है, ये इटली के सहयोग से हुआ था। माल्को को बॉक्साइट की प्राप्ति जो जवादी और सिवराई की पहाड़ियों से मिलती है। ठीक है, इसको जो एल्युमिनियम है, माल्को का प्रमुख केंद्र चेन्नई है, मेट्टूर है, स्लेम है। एक है बाल्को, देखो बाल्को, एक है बाल्को, बाल्को बाल्को जो है ना, ये बाल्को 1965 में हुआ था। 1965 में बाल्को का भी हुआ था, ये सोवियत संघ से, सोवियत संघ से, सोवियत संघ से, सोवियत संघ से बाल्को का।
नालको, ये नालको देख रहे हो ना, ये 1981 में हुआ था। 1981 में ये हुआ था फ्रांस की सहायता से, फ्रांस की सहायता से, फ्रांस की सहायता से, ठीक है। और फिर हिंदुस्तान को, ये देख रहे हो ना, हिंदुस्तान को कहा, ये हुआ था 1958 में, इसकी सहायता से, यूएसए की सहायता से, यूएसए की सहायता से, ठीक है। फिर है इन नालको 1938 में कनाडा की सहायता से, और वेदांता 1976 में जर्मनी की सहायता से, ठीक है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है विशाखापत्तनम को। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ना, वो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है, जिसे यह बंदरगाह मानसून से अलग अप्रभावित होता है। ये स्थल से घिरा हुआ गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, मुंबई जो देखते हो ना, ये मुंबई, ये मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह, क्योंकि प्राकृतिक है। और चेन्नई भारत का सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक है, चेन्नई, ये चेन्नई, ठीक है। ये कृतम बंदरगाह है, कृतम। कांडला का ऐश्वर्य बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये कांडला, कांडला गुजरात के कच्छ के खाड़ी में। करा 2011 की जनगणना के अनुसार 10 वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा था, तो ये रहा था दादरा नगर हवेली। देखो दादरा नगर हवेली जो था ना, वो केंद्रीय रूप में से था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। एक ये था दादरा नगर हवेली। अगर राज्य में पूछे, देखो मैं क्या बोलते हैं, जनगणना मैं आपको पूरा कराता हूँ, जनगणना, क्योंकि जनगणना अभी हाल में होने वाला है ना, तो इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सेंसस, एक सेकेंड मुझे बताना है। एक सेकेंड मैं जनगणना पूरा एक पीरियड में कराऊंगा, जनगणना। देखो जनगणना की अगर हम बात करें, तो जो मेन पॉइंट है ना, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या। देखो जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या में, जनसंख्या, जनसंख्या, तो जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो जनसंख्या में आप देखोगे ना, तो 3 राज्य सबसे ज्यादा है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश, यूपी में, यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या में है। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और उसके बाद बिहार है, बिहार है। ये जनसंख्या की बात हुआ, जनसंख्या। ये जनसंख्या बड़े राज्यों में, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा। न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम में अगर बात करें, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, सिक्किम का है। फिर उसके बाद मिजोरम का है, मिजोरम का है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। देख लो, अगर मैं बात करूं जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम का है, सिक्किम का। उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद बिहार का। अगर न्यूनतम की बात करें, तो सिक्किम का,
उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का। अब यूटी में बात करते हैं। यूटी में इसका क्या है कंडीशन? यूटी में दिल्ली सबसे ज्यादा, दिल्ली 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 के बाद है पुडुचेरी, पुडुचेरी और उसके बाद है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। यहाँ तक क्लियर? चंडीगढ़। तो ये हो गया आपका जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक क्लियर? जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, न्यूनतम सिक्किम, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। यूटी में बात करें तो दिल्ली, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। ये पूछा जाएगा तो 100% पूछा जाएगा। जनसंख्या से एक क्वेश्चन, जनगणना से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा। आगे चलते हैं। अब आती है दशकीय जनसंख्या। दशकीय मतलब होता है कि 10 साल में कितनी जनसंख्या का वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं, और इधर मैं वही लिखूंगा जनसंख्या वृद्धि दर, ये इधर मैं स्टेट का लिखूंगा, इधर राज्य का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो पहले स्थान पर है मेघालय जनसंख्या वृद्धि दर। और अगर मैं यूटी की बात करूं, यूटी की बात करूं, यूटी का तो फिर है दादरा नगर हवेली। ये 10 के वृद्धि दर में मेघालय है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, और फिर उसके बाद है बिहार, ठीक है। ये जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुआ है, न्यूनतम कम हुआ है, न्यूनतम हुआ है। न्यूनतम की अगर हम बात करो, न्यूनतम की, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है ना, न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या हुआ है तो नागालैंड का है, नागालैंड, फिर केरल और उसके बाद है गोवा, ठीक है, गोवा। तो देखो जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मेघालय का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, फिर बिहार का, और न्यूनतम में नागालैंड, केरल और गोवा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा राज्य का 10 की वृद्धि जनसंख्या दर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूटी की बात करूं, तो यूटी में दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली ये सबसे ज्यादा। और न्यूनतम की अगर बात करो, न्यूनतम जनसंख्या 10, तो लक्षद्वीप, ये तो अधिकतम हो गया, अधिकतम मैक्सिमम, और मिनिमम लक्षद्वीप का, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यही पूछा गया था कि स्वाभाविक 10 की वृद्धि दर के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश वाला है, तो ये है दादरा नगर हवेली, ये है मैक्सिमम, और मिनिमम में है लक्षद्वीप, ठीक है, मिनिमम में है लक्षद्वीप। ये जो दिल्ली देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और न्यूनतम में भी लक्षद्वीप आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? जनसंख्या घनत्व की बात करोगे तो बिहार, और न्यूनतम में घनत्व डेंसिटी की अगर बात करोगे तो राज्य में घनत्व में कौन आ जाता है? बिहार, और न्यूनतम में आएगा लक्षद्वीप, न्यूनतम में
सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश ये आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आती है जनसंख्या घनत्व में। और अगर ये तो हो गया राज्य में, स्टेट में। यूटी में बात करोगे तो यूटी में आएगा दिल्ली और उसके बाद अंडमान निकोबार, मैक्सिमम दिल्ली और कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा केरल, मिनिमम हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पुडुचेरी का है और उससे सबसे कम दमन और दीव का, दमन और दीव का। शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है और मिनिमम हरियाणा में। शिशु लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में और शिशु लिंग अनुपात सबसे कम दिल्ली में। साक्षरता दर केरल, मिनिमम बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप और मिनिमम दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगला भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो ये है भील। भील जनजाति है, भील जनजाति। भारत का सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति। भील जनजाति राजस्थान में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में पाई जाती है। भील जनजाति ओडो प्रजाति है। इसका कद छोटा या मध्यम, छोटे लाल या बड़े रुख वाले होते हैं, ठीक है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रचलित है। सामान्यतः कृषक भील जनजाति के लोग रीति रिवाज राजपूतों की तरह है और लोग भील भाषा बोलते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो ये है शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है ये, और ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूरी के हिसाब से 6वां ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा है, पृथ्वी। ये सबसे अधिक वाला है, मैक्सिमम वाला है तो पृथ्वी, ठीक है। आगे है आर्कटिक ब्रीज किस झील से होकर निकलती है, तो ये ग्रेट बैरियर झील से निकलती है। आर्कटिक ब्रिज जो है वो कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है और ये विषुवत रेखा के 66 डिग्री हाफ से उत्तर कोणीय के अंटार्कटिक ब्रिज के रूप में मानी जाती है। कर्क ब्रिज रेखा मिस्र के नसीर झील से निकलती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका के विक्टोरिया झील से गुजरती है। देखो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है वो विक्टोरिया झील से गुजरती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से, ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है। समझ में आ गया। और जो मकर ब्रिज रेखा ऑस्ट्रेलिया के डिसपॉइंटेड झील से निकलती है। अगला है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है, तो ये किसका है, ये है मिस्र का। अलेक्जेंड्रिया पतन मिस्र में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर बसा है, जो कि मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सिकंदर ने भूमध्य सागर के तट पर नील नदी के मुहाने अलेक्जेंड्रिया की स्थापना किया था। मिस्र को नील नदी का देन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे वैंकूवर कनाडा में है, सेट्रोस कॉफी पोर्ट ब्राजील को कहा जाता है, ब्राजील को, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में। सेड्रोस कॉफी पोर्ट है, ये कॉफी पोर्ट है, ये ब्राजील में है, ठीक है, ब्राजील में है, ठीक है, ब्राजील में है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, योकोहामा जापान, ऑक्टेग न्यूजीलैंड, ये ठीक है। अगला भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसके निहित होती है, तो ये होती है संसद के पास होती है। भारतीय संविधान की जो भी अवशिष्ट शक्तियां है ना, वो किसमें है, संसद में होती है। और ये है 248 अनुच्छेद 248 के तहत, अनुच्छेद 248 के तहत
संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची या राष्ट्र सूची में प्रमाणित नहीं है उस पर विधि बनाने का पूरा पावर दिया गया है। जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में विधायी शक्तियां जो राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अभिन्न शक्तियां, विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई है, वो अमेरिका में है ऐसा। तो संविधान का 246 जो है ना, 246 के 7वीं अनुसूची में यही मैंने बोला गया है, राज्य सूची होगा, राज्य सूची होगी, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संवर्ती संवर्ती सूची और संघ सूची, संघ सूची, ये बोला गया है 246 में, 246 में बोला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था? ये दिया था, किसने दिया था? ये दिया था प्रशासनिक आयोग ने। प्रशासनिक आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक आयोग ने दिया था। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। ठीक है, बीवी गिरी थे। जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में निधन हुआ तो तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर बीवी गिरी बतौर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। और उपरांत बीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए त्याग पत्र दिया था। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो इत्तिहाद उद्दौला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 तक कार्य किए। तब तक दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद को अपने कार्यकाल में निधन हो गया। हाँ, ये पूछा जाता है कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। यदि वर्तमान राष्ट्रपति मृत्यु पर त्याग पत्र दे दे और वो निष्कासित हो जाए तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, वो भी अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उनके कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं 55 की मैं बात पढ़ रहा हूँ जी। देखो निम्नलिखित में, हाँ देखो ये है, भारत के लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक आयोग ने दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में 1960 में के.एम. मुंशी द्वारा लोकपाल संबंधित मामले संसद में उठाया गया और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर ही पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 बनाया गया। ये बनाया गया था 1968 में बनाया गया था। ठीक है, फिर 1977 में, 1985 में, फिर 1911 आदि में विभिन्न वर्षों में इन्हें लागू करने के लिए पुरजोर प्रयास किया गया। फिर अतः 2013 में कानून प्रदान किया गया और राज्य स्तर पर सर्वप्रथम उड़ीसा में लोक आयुक्त अधिनियम 1970 पारित हुआ, किंतु महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष का होता है। जो पहले हो, लोकपाल को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे वो बने थे बीवी गिरी। बीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी बने थे। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1969 में मृत्यु हो गया, देखो इनका जब मृत्यु हो गया 1969 में इनका जब मृत्यु हो गया, तब तत्कालिक उपराष्ट्रपति यही बने थे, बीवी गिरी जी बने थे। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, मतलब जब राष्ट्रपति के कार्य होने लगे तो उपरांत बीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए त्याग पत्र दे दिया। तब भारत के जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे वो इत्तिहादुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। अब तक दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद को अपने कार्यकाल में निधन हो गया। एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जी और एक थे फखरुद्दीन अली को अपने ही कार्यकाल में, मतलब कार्यकाल के समय ही निधन हो गया। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा
अनुच्छेद 53 में कहता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में उनका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर 55 में बोला गया है निर्वाचन कैसे किया जाएगा, किस पद्धति से किया जाएगा। 56 में उनका कार्यकाल, 57 में री इलेक्ट हो सकता है, 58 में उसकी योग्यता, 59 में टर्म एंड कंडीशन, 60 में शपथ, 61 में बोला गया इम्पीचमेंट, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य को हटाएंगे, समझ रहे हो ना। और 62 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का अचानक अगर पद खाली हो जाती है तो 6 महीना के अंदर करवाना पड़ेगा। ये बातें 62 तक बोला गया, ठीक है। अगला कह रहा है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वोट विधायक का वोट मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। लोकसभा संसद का वोट मूल्य राज्यसभा के संसद के वोट मूल्य से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, सिर्फ केवल एक होगा, एक। प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य अलग अलग राज्यों से भिन्न होता है, ये बात सही है, ये बात गलत है। देखो क्या होती है ना, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सबसे पहले तो चुनाव की बात 54 में किया गया है। कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है, यह कथन सही है। प्रत्येक विधायक के वोट मूल्य राज्य के विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश प्रत्येक विधायकों के सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है। महाराष्ट्र के एक विधायक वोट मूल्य 175 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 8 है। विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है, ये बात सही है। भारतीय संसद में बजट कितने चरणों से गुजरता है, तो ये चरणों से गुजरता है, 6 चरण से गुजरता है। सबसे पहले बजट जो है ना 112 में बोला गया, 112 में बजट की बात किया गया है, तो 6 चरणों से गुजरता है। कितने चरण से, 6 चरण से। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर आम बहस होती है, फिर विभागीय समिति द्वारा जांच किया जाता है। फिर अनुदान की मांग पर मतदान होता है। फिर विनियोग विधेयक पारित होती है। फिर वित्त विधेयक का पारित होता है, समझ रहे हो ना। तो संविधान को, बजट को पास कराने में 6 चरणों की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना। संविधान को बजट की वार्षिक वितरण कहा जाता है। शब्दों में बजट का संविधान में कई उल्लेख नहीं है, ये वार्षिक वितरण की बात किया गया अनुच्छेद 112 में, ठीक है। इसका संविधान का उल्लेख 112 में है। 2017 से केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में एक साथ कर दिया, पहले अलग अलग आती थी। 2017 से ये काम एक साथ कर दिया गया, ठीक है। भारत सरकार केवल एक बजट यानी यूनियन बजट, रेलवे बजट को आम बजट में एक वर्त समिति सिफारिश 1921 के सिफारिश पे 1924 में अलग किया गया था। देखो 1921 के सिफारिश पे, 21 के सिफारिश पे कौन था, एक वर्त समिति था। लेकिन 1924 में क्या किया गया, अलग कर दिया गया। आम बजट अलग होगा, रेलवे बजट अलग होगा। लेकिन फिर 2017 में इसको एक साथ कर दिया गया। सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई, तो सूचना का अधिकार का सर्वप्रथम शुरुआत राजस्थान से हुई। सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान से हुई। सूचना का अधिकार की शुरुआत 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भील तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई। फिर 2002 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ, लेकिन कई त्रुटियों के कारण अमल नहीं हो पाया। फिर 2004 में सूचना से संबंधित अधिक विधेयक भारतीय संसद में पारित किया गया और जून 2025 में
2 जून 2005 में इसको पारित कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत के अंग है? तो ग्राम पंचायत के अंग है ग्राम सभा, ग्राम सभा, दलित, फिर मुखिया सब है। तो ग्राम पंचायत में सब आते हैं, ग्राम पंचायत में देखा जाए तो सब आते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख अंग है, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल या दल दीदी या ग्राम कचहरी। ठीक है, चारों आते हैं। ये हो गया। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को किया गया था? तो ये किया गया था 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को कर दिया गया। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से अलग किया गया था। देखो झारखंड, देखो ऐसे था, सबसे पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक प्रांत में था, एक प्रांत में। ठीक है, एक प्रांत में था, एक प्रांत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक प्रांत में था। फिर क्या किया गया, बंगाल से बिहार प्लस उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बंगाल से ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। फिर देखो ये जो अलग हुआ था, मतलब पूरी तरीका से अलग हो गया था, तो बिहार का अलग हुआ, मतलब ये हुआ 1912 में, 1912 में अलग कर दिया गया, 1912 में अलग हो गया। 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया गया। किससे? बंगाल से। किसको? बिहार को और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 22 मार्च 1912 को एक नया प्रांत बनाया, बिहार और उड़ीसा का प्रांत था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर देखो बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा, ये कब अलग किया गया? ये किया गया 22 मार्च 1912 को। फिर क्या किया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। नहीं, बिहार को अलग किया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, उड़ीसा को अलग किया गया। ये किया गया 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को अलग कर दिया गया बिहार से उड़ीसा को। ठीक है, तो एक अलग अलग प्रांत बन गया, बिहार प्रांत अलग और उड़ीसा अलग। और बिहार को फिर से झारखंड से अलग कर दिया गया। झारखंड से अलग किया गया। कब किया गया झारखंड से अलग? 15 नवंबर 2000 में। तो इस तरह से इतिहास रहा है अलग होने में, समझ रहे हो ना। बंगाल से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा एक साथ था। फिर बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। फिर बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो इस तरह से देखा जाए हो गया। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होती है? तो रक्षक होती है न्यायपालिका। नहीं, न्यायपालिका, कानूनी और संसद, नहीं न्यायपालिका हो जाएगा यहाँ पे।
न्यायपालिका, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का रक्षक है, रक्षक। यस यस, संसद है, संसद, न्यायपालिका नहीं, संसद। नहीं नहीं नहीं, न्यायपालिका है ना, रक्षक तो न्यायपालिका होगा ना। ये कौन सा अनुच्छेद 32 में ही तो बोला गया, रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है वो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध 32 के तहत आप संवैधानिक विचारों के तहत आप न्यायपालिका के शरण ले सकते हैं, या 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख का मंत्री परिषद सही। तो ये गणतंत्र में आती है तो राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। देखो, भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य हुआ कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशागुणत। वंशागुणत नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब होता है निर्वाचन होना, निर्वाचन, निर्वाचन होना, निर्वाचन, निर्वाचित किया जाएगा, ना कि वंशागुणत होगा। ठीक है, मत जैसे भी हो, लेकिन प्रमुख जो भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो चुनाव से होंगे, ना कि वंशागुणत से। तो भारत का, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्राध्यक्ष बोल सकते हो, भारत का राष्ट्रपति। अगला है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस व्यक्ति को आय बढ़ना चाहिए? गैर आयकों को, गैर त्यागी को। ये जो है ना, वैयक्तिक प्रयोजय आय मतलब प्रोविजनली आय बढ़ना चाहिए। तो ये होता है इससे, दोनों से, गैर आयकों को भी और गैर कर आयकों को, दोनों को। समझ रहे हो? देखो, जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होती है ना, वो व्यक्ति का व्यय का योग का अधिकतम आय है, जिससे एक व्यक्ति या परिवार किसी एक वर्ष में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और उपयोग के बिना अपनी संपत्तियों में कमी लाए, उसे ऋण देता हो या वृद्धि के लिए व्यय कर सकता हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यही होता है, देखो ये जो देख रहे हो ना, प्रोविजिटिक आय, डिस्पोजेबल मैं लिखता हूँ, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होती है, वो होती है कि कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, 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 व्यक्ति के पास टैक्स, टैक्स, टैक्स मतलब कोई जो किसी व्यक्ति के पास कर टैक्स चुकाने के बाद खर्च या बचत के लिए बचती है। टैक्स उन्होंने दे दिया, टैक्स देने के बाद मतलब टैक्स माइनस करने के बाद खर्च या बचत होती है। खर्च, खर्च करे वो या बचत करे, बचत करे, बचत, बचत करे, उसी को मतलब, यानी वह राशि है जो जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से खर्च या बचत कर सकता है, खर्च या बचत कर सकता है टैक्स देने के बाद। इसी को डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है। मतलब जो पैसा
व्यक्ति के पास टैक्स देने के बाद बचता है वही ये इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि प्रोविजनली प्रो आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में व्यक्तिगत आय बढ़ना चाहिए, कर आयदायगी को बढ़ना चाहिए और गैर कर आयदायगी को भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब ये बताता है ना लोगों के पास खर्च करने के लिए वास्तविक क्षमता कितनी है, ये होती है। ठीक है, तो कर अदायगी को और गैर कर अदायगी को के प्रयोग सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आय बढ़ना चाहिए, व्यक्तिगत आय बढ़ना चाहिए। जितना टैक्स दोगे इसका मतलब आय बढ़ रही है, गैर कर आयगी को भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। बैंक दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंक जो होती है ना वो क्या करती है, आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्प ऋण देता है, नहीं, ये होती है, ये देखो, एक होती है आरबीआई, आरबीआई, फिर होती है बैंक, फिर होती है ग्राहक, कस्टमर, ग्राहक, ग्राहक बोलो जो भी बोलो। देखो आरबीआई अगर बैंक को ऋण दे रही है तो रेपो रेट पे देगी, रेपो रेट पे। फिर बैंक से अगर आरबीआई लोन ले लिया, लोन ले लिया तो इसको बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अगर बैंक बैंक ने ग्राहक को दिया तो इसको बोला जाता है बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट, यहाँ तक क्लियर, बैंक रेट। तो ग्राहक को लोन देने का तो यही है कि एक वाणिज्य बैंक मतलब कमर्शियल बैंक अपने ग्राहक को ऋण देता है, उसी को कहा जाता है बैंक रेट। ठीक है, यहाँ तक कम समझ में आ गया। पैंसठ क्या हो जाएगा, बैंक, बैंक रेट, बैंक दर, उस दर को परिभाषित किया जिस पर, बैंक दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को दीर्घकालिक लोन लोन देता है, नहीं, गलत है। बैंक रेट उसको बोला जाता है जो ग्राहक को, ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक रेट उसको बोला जाता है बैंक रेट, बैंक, समझ रहे हो ना, बैंक रेट उसको बोलते हैं जब ग्राहक कस्टमर को लोन देती है जिस रेट पर। बैंक रेट वह दर है होती है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्य बैंक को लंबी अवधि के लिए, ओहो हाँ हाँ हाँ, ये होती है आरबीआई, आरबीआई वाणिज्य बैंक को दीर्घकालिक ऋण देती है, ये होगा, बिल्कुल सही बोला, हाँ ये होगा। अल्पकालिक, अल्प, देखो दीर्घकालिक होगा तो बैंक रेट, बैंक रेट, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, तो रेपो रेट होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। ठीक है, समझ गया, समझ में आया। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे समझो, एक होती है बैंक रेट और एक होती है रेपो रेट, रेपो रेट। देखो ये जो है ना रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट, ये क्या है, आरबीआई, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, मतलब कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल बैंक को ऋण देती है, दोनों समय ऋण देती है, लेकिन जो बैंक देती है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए देती है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाता है। और रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है और बैंक रेट जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्प ऋण देती है तो ये रेपो रेट हो गया, रेपो रेट,
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैंक रेट, बैंक रेट, ठीक है। वाणिज्य बैंक आरबीआई से रातों रात धन उधार लेने में सक्षम है, बिल्कुल लेने में सक्षम है। एक वाणिज्य बैंक अपने ग्राहक को ऋण दे सकता है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के एक्ट के तहत बना था। जब भारतीय अधिनियम 1935 आया था ना, तो 1934 के तहत बना था, 1934 के तहत बना था और 1935 में इसका किया गया था, 1935 में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था पहली बार 1946 में, पहली बार 1946 में हुआ था, पहली बार 1946 में, दूसरी बार 1978 में, पहली बार 1946, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार हुआ था 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। पहली बार 1946, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016, पहली बार 1946, दूसरी बार 1978, तीसरी 8 नवंबर 2016। यहाँ तक क्लियर। अगली है कि बुल एंड बियर शब्द वाली किससे संबंधित है, बुल एंड बियर, बुल एंड बियर, बुल एंड बियर जो है वो स्टॉक मार्केट से है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, बुल एंड बियर शब्द वाली स्टॉक मार्केट से है। तेजड़िया मंदहड़िया, तेजड़िया और मंदहड़िया, तेजड़िया और मंदहड़िया दोनों ही निवेशकों से होती है। तेजड़िया आशावादी होती है, एक बाजार को तेजी से आस्था रखने तथा अंत में शेयर को खरीदारी करते हैं, और मंझड़िया निराशावादी होते हैं जो बाजार को मंदी का अनुमान लगाते हैं। यही कारण है कि शेयरों को बिक्री करते हैं। जब शेयर बाजार लगातार ऊपर की ओर जाता है उसको बुलिश कहा जाता है, जबकि नीचे जाती है तो उसको बेरिश कहा जाता है। बुल एंड बियर, बुल एंड बियर, बुल एंड बियर, इसको हिंदी में पढ़ लो। तेजहड़िया, 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 तेजहड़िया और मंदहड़िया, मंदहड़िया हिंदी में भी पूछ सकता है, ठीक है। बुल एंड बियर, बुल एंड बियर, ठीक है। यहां तक समझ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। बुल और बियर जो है ना शेयर मार्केट से, मतलब शेयर मार्केट, देखो बुल में क्या होगा, बुल में शेयर जब बहुत तेज से बढ़ेगा, बुल में क्या होगा, बुल में शेयर मार्केट बहुत तेज बढ़ेगा, और डाउन जब होगा वो बियर होगा, बियर, बियर होगा। मतलब ना बुल मार्केट तब होती है जब शेयर की कीमतें लगातार बढ़ रही हो, निवेशकों को फायदा होती है, मुनाफा होती है, ठीक है, बुल। और बियर में क्या होती है, नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली में कोर का अर्थ क्या होता है, सेंट्रल ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, सेंट्रलाइज ऑफलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सपोर्ट, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो इसका आंसर होगा सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, इसी को बोला जाता है कोर, कोर, ठीक है, कोर। कोर का मतलब ही होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये कोर बैंकिंग के एक अभिप्राप्त नेटवर्क से जुड़ा सभी बैंकिंग शाखाओं को मुहैया कराने वाली बैंकिंग सेवाओं से है। कोर बैंकिंग का प्रयोग उन सेवाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो बैंकों की शाखाओं को एक दूसरे के नेटवर्क से जुड़ने के कारण प्राप्त होती है, ठीक है, कोर बैंकिंग। यहां तक क्लियर। अगला है ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड वस्तुओं, ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है, अल्प अधिकार या एकाधिकार, तो ये है एकाधिकार, मोनोपोली है, मोनोपोली, मोनोपोली तो है ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री या किस
जो बेचते हैं वो मोनोपोली के ही तहत बेचा जाता है। जैसे एप्पल, एप्पल कोई बेच रहा है, एक ही व्यक्ति बेचता है। तो एकाधिकार एक ऐसी बाजार स्थिति है जहां उत्पादन बेचने वाला एकल विक्रेता मौजूद हो। उत्पादन का कोई करीबी विकल्प नहीं होता। एकाधिकार का जैसे उदाहरण है भारत में रेलवे, रेलवे रेलवे का टिकट अगर 5,000 भी कर देगा ना, तो उसके पास, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, जाना ही पड़ेगा। और अल्पाधिकार होती है ना कि कुछ लोग के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे एक बाजार की स्थिति में कुछ फर्म समान या विभेद हो रही है, जैसे सीमेंट, ऑटोमोबाइल, इस तरह से। क्रय क्षमता की तुलना परचेजिंग पावर प्रसिद्धि में के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तीसरा है। सबसे पहला है यूएसए। तो वो जनसंख्या ज्यादा है लेकिन परचेजिंग पावर जो है वो कम है। मतलब ना, परचेजिंग पावर जो है वो कम है, वो भारत तीसरे स्थान पे आती है। प्रत्येक देश की अपनी जीडीपी की गणना अपने घरेलू मुद्रा के रूप में करती है, परंतु विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जीडीपी के उद्देश्य से प्रत्येक देश की एक समान मुद्रा परिवर्तित होती रहती है। समझ रहे हो ना? अगला है निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है, देखो, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त को भी किया गया है और अशोक को भी किया गया। तो गौतमी पुत्र शकुनी के नासिक प्रस्ति से ये किया गया है जूनागढ़, जूनागढ़ महापक्ष के रुदात जूनागढ़ अभिलेख से, क्योंकि यहीं पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। महापक्ष जूनागढ़ के अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है। कि महापक्ष रुदात का जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पश्चिमी संत राजा रुद्र दामन द्वारा अंकित करवाया गया है। इसे रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्र दामन का गिनार शिलालेख भी कहा जाता है। जूनागढ़ शिलालेख एक सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया, संस्कृत में। ये संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। 150 ईसा पूर्व से ही मौजूद भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास ये किनार में स्थित है। शिलालेख अपने कच्छ के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में महापक्ष रुद्र दामन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का विवरण किया गया। और किसने करवाया था, बनवाया किसने था? तो चंद्रगुप्त ने बनवाया था। देखो, चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाया, फिर अशोक ने मरम्मत करवाया, और फिर इसी तरीका से रुद्र दामन ने भी करवाया था, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक है विजयालाल, विजयालाल। चोल वंश का संस्थापक विजयालाल है। ये 850 से 87 ईस्वी तक के बात किया गया। चोल वंश, चोल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चोल वंश, देखो चोल वंश जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, चोल वंश में अगर मैं बात करूं तो चोल वंश जो था, चोल वंश, चोल वंश, चोल वंश जो था वो दक्षिण भारत का, ये कहाँ का था? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का चोल वंश जो है वो दक्षिण भारत का एक प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश था। दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। ये इस वंश ने तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु, तमिलनाडु
केरल, केरल और श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका तक के अपना साम्राज्य फैला हुआ। ये वंश पता है कब से कब तक था? ये था 9वीं से 13वीं सदी तक रहा था। 9वीं से 13वीं सदी तक रहा था। इसका काल पीरियड यही था। तो इसकी प्रारंभिक काल में उरैन थी और बाद में तंजावुर बना। अंतिम काल गंगईकोंड चेलुर थी। भौगोलिक क्षेत्र कनाडा, कर्नाटक, कुछ भाग केरल, फिर श्रीलंका और मालदीव। प्रमुख शासक थे विजयलाल, विजयलाल। यही विजयलाल जो था ना वो प्रमुख शासक थे। यही ने संस्थापक माना जाता है। 9वीं सदी के चोल वंश फिर से स्थापना की और तंजावुर को राजधानी बनाया। इसका राजधानी कहाँ था? तंजावुर, 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 तंजावुर इसकी राजधानी था। तंजावुर इसकी राजधानी था। ठीक है, माना जाता है कि ये जो मुठैया वंश को हराया था। फिर और भी आए इसके राजा राजा प्रथम, राजा राजा प्रथम। चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग इन्हीं के समय से शुरू होती है। इन्होंने श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा किया। इन्हें एक विशाल सेना तैयार किया था। कौन? राजा राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने ही श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण भारत के बहुत से हिस्सों पे कब्जा किया। इन्होंने एक विशाल नौसेना तैयार किया। प्रशासनिक दृष्टि से बहुत संगठित था। इन्होंने ही बिदेश्वर मंदिर में तंजावुर, ये जो राजा राजा प्रथम था ना, इन्होंने ही कौन मंदिर बनाया था? बिदेश्वर, बिहदेश्वर, बिदेश्वर, बिदेश्वर मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। ठीक है, बिदेश्वर मंदिर बनवाया। कहाँ पे? तंजावुर में, तंजावुर में, तंजावुर में। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित है। फिर आया राजेंद्र चोल प्रथम। राज प्रथम के बाद देखो स्थापना किसने किया? विजयलाल ने। फिर राजा राज प्रथम आया। फिर दूसरा शासक आया राजेंद्र चोल प्रथम। कौन आया? राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम। ये राजा राजा का पुत्र था। राजा राजा का, राजा राज का पुत्र था। राजा राज का पुत्र था। इसने साम्राज्य को और विस्तृत किया। इसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बसाई। इन्होंने अपने विजय अभियान में गंगा नदी तक पहुंचकर उत्तर भारत के हिस्से तक फैला। इसने विजय साम्राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया पर भी समुद्री अभियान चलाया। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे राजा हुए। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि चोल वंश किसके कौन शासक थे? तो विजयलाल, विजयलाल। चोल वंश का संस्थापक विजयलाल था। इसकी स्थापना 1880 से 850 से 87 के बीच था। राजधानी तंजौर थी। तंजावुर वास्तुकला का एक राजपंथ था। फिर विजयलाल ने ही नरकेश्वरी की उपाधि धारण के मुस्नी देवी मंदिर बनवाया। चोल का स्वतंत्र राज आदि प्रथम स्थापित किया। पल्लवों पर विजयी के प्रांत में इन्होंने आदि प्रथम कोदमम की उपाधि धारण की। फिर चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने किया। राजेंद्र चोल प्रथम ने किया। सबसे ज्यादा विस्तार यही किया। ठीक है, बंगाल के जो पाल शासक था ना, महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंडपुरम के निकट चोलकंगम नामक एक विशाल निर्माण करवाया। फिर राजवन ने श्रीलंका को विजित प्रदेशों के चोल साम्राज्यों की नया मुंडुकली चोल मंडल राजधानी बनाया। फिर चोल काल 10वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पंटम था।
चोलों की राजधानी कल कौन सा थी? पहले उदयपुर थी, फिर तंजौर था, फिर गंगटोक थे, फिर चोलपुरम था, फिर कांची था। चोल काल के सड़के की देखभाल के लिए तीन परियम समिति करती थी। चोल काल प्रतिभा संसार की सबसे उत्कृष्ट काम प्रतिभाओं गिनी जाती है। ठीक है, आगे कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर थे रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे। जो कबीर थे ना, वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद 1368 से 1468, 1368 से 1468। रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। इसकी शिक्षा प्रयाग वाराणसी में हुआ। उन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं, रामानंद 12 शिष्यों में 2 स्त्रियों पद्मावती और सुसूरी थी। इन शिष्यों में रैदास थे, कबीर था, धन्ना था, सेना था, पीपा था, धसना था, पदावती थी, सूरसेरी था, शेरदास था, आदि था। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के सक्षम रखा। रामानुजन की भांति इन्होंने ही भक्ति का मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। तो समझ रहे हो ना, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। कबीर कौन थे? तो कबीर रामानंद के प्रिय शिष्यों में एक थे। मतकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। कबीर निम्न भक्ति शाखा में पहले संत थे जिन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को कुरीतियों को कटी से आलोचना किया। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक समर्थक थे। वे लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के भी समकालीन थे। कबीर ने अपने दोहे द्वारा जात पात, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। कबीर की वाणी थी संग्रह बीजक से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग है, रमैनी, संबत, साथी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलुपमा लोगों ने विरोध किया? तो ये था भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलुपमा लोगों ने विरोध किया। देखो, अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन था ना, वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। वह उलुपमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त किया। उन्हें सिकंदर द्वितीय शाहनी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम शासक था जिसने भूमि का वास्तविक आय और राजस्व निश्चित किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि का, जिसको खराज के रूप में सुनिश्चित किया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को पैमांस कर लगान वसूल करने के लिए प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ही ने बाजार नियंत्रण और मूल नियंत्रण की नीति लागू किया। फिर सतलन काल अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। और फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर, एक घड़ी कर जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चरई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। उसने मलिक कपूर को सहदा बाजार अक्षक नियुक्त किया था। समझ रहे हो? अलाउद्दीन खिलजी। देखो, समझते हैं इसके बारे में पूरा अच्छे से, इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि नया धर्म कौन चलाना चाहता था? उलेगमा, अलाउद्दीन खिलजी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था ना, ये था 1236 से 1316 तक 1316 तक था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। इसका उद्देश्य था
राजा का पूर्ण सत्ता, एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना, वो धर्म के बजाय राजनीतिक और प्रशासन के आधार पर शासन करना चाहता था। ये चाहता था कि मैं धर्म को भी रखूं और प्रशासन को भी रखूं, मतलब प्रशासन को भी रखूं, धर्म और प्रशासन के आधार पे चलाना चाहता था, धर्म और प्रशासन के आधार पे चलाना चाहता था। ये अपने शासन को शरीयत इस्लामी के बजाय अपने समझ और राज के आवश्यकता के अनुसार चलाया था। समझ रहे हो? इन्होंने ही एक उलमा धर्म गुरुओं को कड़ा विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि धार्मिक स्वभाव और सत्ता को चुनौती मिल रही है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ में आया? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, देखो अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम था अली गुर शाह। ये राजकाल में अलाउद्दीन खिलजी बना और ये खिलजी वंश से था। ये कौन से वंश से था? खिलजी वंश से था। पिता का नाम था सबाउद्दीन मसूद, इनकी राजधानी दिल्ली था। राज्य में आने का तरीका चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सिंहासन पे बैठा था। ये कौन किसकी हत्या किया था? ये जलाल, जलाल को जला दिया था। जलाल, जलाल लुद्दीन को हत्या करके गदी पे बैठा। ठीक है, इन्होंने राजनीति की बात करें तो राजा का सर्वोच्च है, उन्होंने कहा धर्म से नहीं बुद्धि और नीति से चलेगा। इन्होंने उलमा के प्रभाव को समाप्त किया और शरीयत के बजाय अपने नियम शासन चलाए। ठीक है, इन्होंने सैन्य सुधार, सैनिकों के नगद वेतन दिए। देखो इनका काम क्या क्या था? इनका काम था सैनिक को नगद वेतन देना, नगद वेतन देना, ये था। दूसरा इन्होंने क्या किया? उन्होंने घोड़े का रजिस्टर करवाया, घोड़े की पहचान चिन्हित की जाती थी। इन्होंने पता है क्या किया? एक गुप्तचर बनवाया। गुप्तचर, बहुत मजबूत गुप्तचर था, गुप्तचर बनवाया, बनाया, गुप्तचर बनाया। फिर इन्होंने बाजार बाजार नियंत्रण स्थापित किया, बाजार नियंत्रण नीति लाया, नीति यही लाया था। ठीक है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। फिर उन्होंने भूमि पर बढ़ाया, फिर विवाह नीति भी लाया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सेनापति जो इसका था ना, मलिक कफूर, मलिक कफूर, मलिक कफूर, कफूर जो था वो दक्षिण भारत में अनेक विजय प्राप्त किया, जैसे देवगिरी, यादव वंश, वारगोल, काकतीय वंश, होलसाला, ये सबको इन्होंने किया। आर्थिक सुधार भी, बाजार व्यवस्था, सब कुछ किया इन्होंने, सब कुछ किया। फिर उन्होंने एक मंडी भी चलाया, मंडी जिसका नाम था सहना, सहना ए मंडी, मंडी। ठीक है, फिर सैनिकों के सुधार। फिर पता है उलोपमा जो इस्लामिक धर्म गुरुओं को दरबार से दूर कर दिया। फिर उन्होंने वास्तुकला बनाया। वास्तुकला में देखा जाए तो इन्होंने अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा होता ना, अलाई दरवाजा, अलाई, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। देखो जो अलाई दरवाजा था, अलाई दरवाजा जो था वो कुतुब मीनार के परिसर में था, कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब, कुतुब मीनार के परिसर में था। कुतुब मीनार के परिसर में कौन सा था? अलाई दरवाजा। फिर इन्होंने श्रीनगर बसाया, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर बसाया, श्रीनगर बसाया, श्रीनगर बसाया। ठीक है, फिर इन्होंने हजार सतुन महल बसाया, दिल्ली में एक नई राजधानी बनाया। और एक और इन्होंने क्या किया?
हजार 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 सुतून महल, सुतून महल महल इन्होंने करवाया। तो देखो सबसे पहले इन्होंने जलालुद्दीन को हत्या किया। कब किया इन्होंने? जलालुद्दीन को हत्या करके ये गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन को हत्या किया, 1296 में गद्दी पे बैठा। फिर इनका शासन व्यवस्था बहुत अच्छा था, धर्म नीति थी। उलेमा, ये जो उलेमा था ना, उलेमा को लोगों ने विरोध किया, अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है। फिर धर्म नीति, धर्म चलाने का विचार आया। सैन्य सुधार किया, सैनिकों को अलग से वेतन देना, नगद वेतन देना, अलग से नहीं, नगद वेतन दिया। फिर गुप्तचर बनाया, बाजार नीति पॉलिसी अपनाई। फिर इसका मलिक कफूर जो था, दक्षिण भारत में इन्होंने पहला एक ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत में भी इन्होंने कब्जा किया था। फिर उन्होंने एक सनाहे मंडी बनाया, फिर अलाई दरवाजा बनाया, कुतुब मीनार के पास में था। फिर श्रीनगर बसाया, श्रीनगर। फिर हजार सुतून महल बनवाया। इतना काम इन्होंने किया था, ठीक है। देखो अब है बलवन। देखो बलवन जो है ना, बलवन लौह रक्त नीति जो लाया था ना, वो बलवन ने लाया था। लौह रक्त नीति, लौह रक्त नीति, समझ रहे हो? लौह रक्त नीति, लौह रक्त जो नीति था वो बलवन ने लाया था। लौह रक्त नीति बलवन ने लाया था, बलवन ने, समझ रहे हो ना? बहुत तगड़ा खतरनाक आदमी था। देखो ये जो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को समझ रहे हो? ये है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी इल्तुतमिश। तो फिर इसकी बेटी बनी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नहीं, अभी 4 ऑप्शन को है ना, उसको भी खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा काम रिवीजन करना है ना। सेट मारने का मतलब रिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखो जो बलवन था ना, बलवन, ये बलवन बहुत खतरनाक व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद देखो बलवन जो था, बलवन दिल्ली सल्तनत के सबसे सशक्त सुल्तानों में एक था। ये राजा सत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कठोर शासक था। इन्होंने एक नियत इलाही जैसा कोई नहीं धर्म नहीं चलाया था। इनकी सेना जो थी ना, राजाशाही था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, समझ में आ गया? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जानते हो ना, ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश, इन्होंने 40 तुर्क के अमीर दल बनवाया था, अमीर दल बनवाया था। ठीक है, ऑल मतलब ना पूरा बनवाया था। जैसे बलवन के बारे में समझते हैं। देखो बलवन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का डायनेस्टी था। बलवन जो था, इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने तो इसका समझा दिया, अब मैं बलवन को समझाता हूँ। बलवन, देखो बलवन जो था, ये बलवन, ये बलवन, देखो जो बलवन है ना, ये दिल्ली के गुलाम वंश के डायनेस्टी था। इल्तुतमिश के समय नौकर के रूप से शुरुआत करके धीरे धीरे सुल्तान बना था। तो ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति था। इनकी मुख्य थी राज सत्ता की प्रतिष्ठा। बलवन का मानना था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होती है। वह अपने दरबार में बहुत शाही और अनुसूचित बनाया। इन्होंने नियत खुदाई की विचार लाई। बलवन ने ईश्वर की देन बताया। जनता को सुल्तान से सीधा संपर्क
नहीं होता था। दरबार की मर्यादा बहुत खराब थी, मतलब कोई भी व्यक्ति दरबार में हंस नहीं सकता था या अनादर नहीं कर सकता था, और जमीन पर झुककर सिजदा करना पड़ता था। सिजदा प्रथा इन्होंने लाया था। सिजदा, सिजदा प्रथा, सिजदा प्रथा यही व्यक्ति लाया था। राज्य में शांति व्यवस्था के लिए लुटेरे, डाकुओं, सीमाओं, विद्रोह खत्म किया। इन्होंने तुर्क ए चलीसा को खत्म किया, जो इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्क अमीरों का जो बनाया गया था ना, इन्होंने खत्म कर दिया बलबन ने। इन्होंने ऐसा कोई धर्म नहीं चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना, वो तुगलक वंश का दूसरा शासक था। बहुत बुद्धिमान था, परंतु प्रयोगशाली सुल्तान था। इसको पागल बुद्धिमान या सुल्तान कहा जाता था। राजधानी इन्होंने क्या किया था, दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद राजधानी स्थापित किया था। ये तांबे का सिक्का चलाया था इसने। इसने क्या क्या चलाया था, ये तांबा का सिक्का, तांबा का सिक्का चलाया, सिक्का, सिक्का चलाया, तांबा का सिक्का चलाया। फिर उन्होंने राज्य सुधार किया, फिर खुशाना धार्मिक सुधार, नया चीज लाया। फिर ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बता दिया। इल्तुतमिश तो तुर्क, देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तुर्क चलीसा चलाया, तुर्क चलीसा, इन्होंने तुर्क चलीसा चलाया था। फिर इन्होंने मुद्रा, 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 टका, टक्का और जिताल, देखो दो तरह का इन्होंने सिक्का चलाया था। एक था चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, और जित्तल, जित्तल, जिताल चलाया, मतलब तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का चलाया। ठीक है, फिर उन्होंने कुतुब मीनार को आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये सब कर दिए। 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा। तब भारत का वायसराय कौन था, लिन लिंथगो था, लिन लिंथगो था, लिन लिंथगो था, लिन लिंथगो था। ठीक है, कौन था, लिन लिंथगो, लिन लिंथगो था। देखो ये पूरा लंबा चौड़ा इसमें अच्छा से दिया है। देखो, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो भारत का वायसराय लिन लिंथगो था। लिन लिंथगो पता है, इसने, इसके समय में पहली बार चुनाव किए गए, पहली बार चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई।